हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं 70वीं बीपीएससी के पीटी को लेकर के कि हमारी रणनीति कैसी हो, तैयारी कैसा हो। इस चीज के मद्देनजर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन में आज हम लोग करने क्या वाले हैं, 38वीं बीपीएससी से 69वीं बीपीएससी के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज को बारे में और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में जाने से पहले विगत वर्षों के क्वेश्चन को देख के जाना बहुत जरूरी है। उससे पता चलता है कि किस किस चैप्टर से और किस किस विषय से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग हिस्ट्री का बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि कहाँ कहाँ से और कितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हुए हैं। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा 38वीं से 69वीं बीपीएससी का पूरा क्वेश्चन का, हिस्ट्री के क्वेश्चन का एनालिसिस करना और आपको बताना। ठीक है, तो इस चीज का पूरा आप ध्यान से इसका स्टडी कीजिएगा और हमारे चैनल एजुकेटर बूस्टर के साथ बने रहिएगा। तो देखिए क्या क्या पूछा गया है 38वीं से 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का एक बंदरगाह है। बंदरगाह यानी पोर्ट, आप सबको पता है। ऑप्शन दिया हुआ था लोथल, देसलपुर और सोहगौरा कोट दीजी। ठीक है, तो आप लोगों को सबको पता है कि हड़प्पा का जो है क्या बोलते हैं, एक जो था नगर था, वो एक व्यापारिक बस्ती के विकास मतलब कि डेवलप हुआ था। पूरा व्यापार उनका बहुत बड़े पैमाने पे फैला था। आंतरिक व्यापार से हो लेकर के बाह्य व्यापार, पश्चिम एशिया में भी व्यापार होते थे। तो उनके पास कुछ बंदरगाही नगर थे जैसे कि लोथल और सुतका गेंडोर, इस तरह के उनके पास बंदरगाही नगर थे। तो हम देखिए इसका आंसर लोथल होगा। लोथल, देसलपुर, सोहगौरा, कोट दीजिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपके पास है लोथल। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन ठीक इसी पे पूछा हुआ है कि कौन सा बंदरगाह था, बस क्वेश्चन के ऑप्शन को चेंज कर दिया है। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन देखिए सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। ठीक है, तो देखिए सिकंदरिया जो है ना मिस्र में अवस्थित है, वहां का एक बंदरगाह नगर था। तो देखिए लोथल इसका आंसर होगा, ये सबको पता है। लोथल के बारे में कुछ चीजों को आप जान लीजिए, एक दो पॉइंट को मैं बताता भी चलूंगा। लोथल लोथल में दो पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि देखिए गुजरात में अवस्थित है, गुजरात राज्य में अवस्थित है और भोगवा नदी के तट पे अवस्थित है। भोगवा नदी के तट पे अवस्थित है। ये दो पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। अब देखिए दोनों सिर्फ बंदरगाह से पूछे गए, तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि भाई ये जो बंदरगाह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाही नगर कौन था। तो हमको ध्यान रखना है लोथल। ठीक है, याद रहेगा। और बंदरगाह को कहीं कहीं गोदीवाड़ा करके भी लिख करके आता है, इस चीज को भी याद रखिएगा, गोदीवाड़ा। तीन पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा मतलब कि मिट्टी का हल, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होता है, पहले जो बीपीएससी का एग्जाम होता था उसमें चार ही ऑप्शन रहते थे, ए बी सी डी। फिर 60 से 62 से जब वो एग्जाम लेने लगी तो एक पांचवा ऑप्शन देने लगी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन मतलब एग्जाम को थोड़ा सा ट्विस्ट की। फिर क्या हुआ, 69 बीपीएससी से क्या होने लगा कि चौथा पांचवा ऑप्शन छोड़ दिया है, फिर चार ही ऑप्शन आ गए। उसमें एक नया चीज ऐड कर दिया, निगेटिव मार्किंग 1/3। यानी बीपीएससी समय समय पर अपने एग्जाम के पैटर्न में बदलाव कर रहा है और हमेशा नया नया प्रयोग कर रहा है। इस चीज को आप देखिएगा जब क्वेश्चन बैंक या डिस्कशन में देखिएगा तो कभी कभी आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, कभी कभी 5 ऑप्शन दिखेंगे। और 69 वाला का जब डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें निगेटिव मार्किंग भी आ गया है। आप जा करके उनका नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं पहले आपको इस चीज से अवगत करा दिया। तो देखिए निम्न में से हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल मिला हुआ है, तो कौन इसमें है, इस चीज को देखिए, धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल। तो इसमें और आंसर होगा बनवाली
और कालीबंगा, ये दोनों होंगे। तो इस हमारा उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारा उत्तर जाएगा ई ऑप्शन में जाएगा। ये मैं बताने के लिए यहाँ टिक कर दिया हूँ कि बनवाली और कालीबंगा दोनों से टेराकोटा का हल मिला है। बनवाली से तो मॉडल ही मिला हुआ है हल का, और आपको पता है कालीबंगा से जूते हुए खेत में मिले हुए हैं, आपको पता होगा इस चीज को। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं चौथा नंबर। निम्न में से कौन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? उत्खनन यानी उससे जुड़े हुए नहीं। आपको सबको पता है कि आर.डी. बनर्जी जो थे, राखलदास बनर्जी, वो मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर एम.एम. वत्स भी थे, उसी से जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो दोनों में से किसी से भी जुड़ा हुआ ना हो, ना हड़प्पा से जुड़ा हुआ हो ना मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ, उसके उत्खनन में इनका कोई योगदान नहीं है। तो वी.वी.ए. स्मिथ हैं जिनका कोई योगदान नहीं। ये जो है एक इतिहासकार हैं, इतिहास लेखन का काम करते हैं, ठीक। इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि वी.वी.ए. स्मिथ का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कोई लेना देना नहीं है। वी.वी.ए. स्मिथ एक इतिहासकार हैं और अपना लेखन का कार्य करते हैं, ठीक है। जो ब्लैक बोर्ड में है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पक्की ईंट से बनी हुई इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला व वास्तुकला। तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब पूजा उस काल में होते थे, परंतु पूजा का कोई मंदिर का कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं था। तो ये ऑप्शन आपका कट हो गया। असली मेहराब, मेहराब उराब का बनना जो है कि मुसलमान जब आए, दिल्ली सल्तनत का जब आगमन हुआ, उनका योगदान है, ईरानियों का योगदान है, सबका मिस्री संस्कृति का योगदान है। बच गया पक्की ईंट से बनी इमारत, वह कला व वास्तुकला। तो देखिए पक्की ईंट का इमारत कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वहां पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और कुछ कुछ शहरों में, कुछ कुछ नगरों में, जैसे कालीबंगा है, वहां कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। अधिकांशतः सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बने हैं पक्की ईंटों के बने हुए हैं, और अपवाद स्वरूप कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस चीज को आप जानिए। दूसरा, कला व वास्तुकला। तो कला किसको बोलते हैं? कला में क्या एक व्यापक रूप होता है। कहने का मतलब है कि संगीत, पेंटिंग, किसी मतलब कि भवन का निर्माण, दुर्ग का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, इन सब चीजों को कला के अध्ययन पढ़ते हैं। तो देखिए वहां पर मूर्ति कला का विकास हुआ है, कई मूर्तियां भी मिली हुई हैं, पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां। इसका मतलब कि ये पक्की ईंटों से बनी इमारत वहां है, कला व वास्तुकला का वहां प्रयोग होता था। तो हम ऑप्शन पे जाएंगे कि ऑप्शन है क्या। तो जब ये दो ऑप्शन हमको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है हम ई ऑप्शन पे जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा आंसर क्या जा रहा है? एक से अधिक पे जा रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि वहां पक्की ईंटों का प्रयोग हो रहा है और कला का भी विकास हो रहा है, और मूर्ति कला की शुरुआत भी सिंधु घाटी सभ्यता से हो रही है। आप डिटेल स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी मतलब कि क्वेश्चन है, उसका आप इस एजुकेटर बूस्टर चैनल पे पूरा वीडियो बना हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, आप उसको जा करके वहां से स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? युग के बारे में पूछा है कि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, कि आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, कि उत्तर ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल। इन सब चीजों को जानिए। तो देखिए सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल। आप लोगों को जानकारी होगा या फिर नहीं भी जानकारी होगी तो कोई बात नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? तो देखिए आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि इस काल के लोग लिखते थे, यानी इनको लिपि का ज्ञान था। लिपि का ज्ञान, लिपि का ज्ञान था, ठीक, परंतु पढ़ नहीं पाए, परंतु पढ़ नहीं सके, परंतु पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं जा सका, अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। तो कहने का मतलब है कि लिपि आपके पास है
लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, उसको हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत डालते हैं, पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल समझ लिया आदि मानव का काल। आदि मानव का काल में क्या है, ना उनको लिपि आती थी और न ही वो पढ़े, उसको पढ़ा जा सका है। जब लिपि आती ही नहीं थी तो कहीं लिपि लिखी हुई नहीं है, जब लिखी नहीं होगी तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सकेगा। तो आदि मानव काल यानी पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, जिसमें लिपि का ज्ञान है परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो इसका उत्तर हो गया आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है? क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिए। बोल रहा है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए? जब हम स्टडी करते हैं बहुत अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके नगरों का, तो हम देखते हैं कि कालीबंगा वो नगर है जहां से हमको जूते हुए खेत का प्रमाण मिला हुआ है। और साथ ही साथ कालीबंगा से हमको क्या मिला हुआ है? कालीबंगा से हमको अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले। इस चीज को भी आपको देखने वाला है। तो हम अपने ऑप्शन की तरफ जाएंगे, कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो हमने पढ़ा है कि कालीबंगा जो है वहां से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। कालीबंगा के बारे में 1-2 पॉइंट और जान लीजिए कि कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है, घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, और साथ ही साथ वहां पर अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही साथ जूते हुए खेत के भी साक्ष्य वहां से प्राप्त होते हैं। कई इंफॉर्मेशन आपको मैं देते जा रहा हूं ताकि परीक्षा हॉल में आपको उससे हेल्प हो सके। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ध्यान रखिएगा, नहीं के बारे में पता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत स्पीड में क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं नहीं दिखाई पड़ता है, अब पता है दिखाई पड़ता है, और हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि नहीं पता था, तो जाहिर सी बात है कि उनको बैल, फिर भैंस, हाथी, बैल, ये सभी जीव जंतुओं के बारे में उनको जानकारी थी, परंतु उनको घोड़े के बारे में जानकारी नहीं। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए बैल, घोड़ा, हाथी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़े के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इसमें भी कुछ विवाद हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि सुतकोदा से घोड़े के अस्थि पिंजर मिले, तो विद्वान बोलते हैं कि इनका व्यापार होता था पश्चिम एशिया से, तो घोड़ा वहीं से आ गया होगा, परंतु इनको घोड़े के बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं थी। घोड़े का जो प्रयोग है सबसे पहले अच्छे से प्रयोग आर्यों ने किया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा घोड़ा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर गुजरात में अवस्थित है? ठीक, आपसे राज्य के बारे में पूछ रहा है और दिया है ऑप्शन लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा और राखी, कि इसमें से कौन सा नगर गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो सबको पता है, बार बार डिस्कशन आ रहा है कि लोथल एक बंदरगाही नगर था जो कि गुजरात में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। डाबरकोट कहाँ है? पाकिस्तान में अवस्थित है। कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। और राखीगढ़ी कहाँ है? आपके हरियाणा राज्य में अवस्थित है। इन सब चीजों को भी यहीं से याद कर लीजिए। मैं डिस्कशन के दौरान इन सब चीजों के बारे में जिक्र करता जाऊंगा ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, और जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपका ध्यान वहां जाएगा और आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन के थ्रू डिस्कशन। ठीक, तो और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग होता था? ठीक है, आयोग ने आपको ऑप्शन दिया हुआ था लाल रंग, नीला हरा, पांडु और नीला। तो उस समय लाल रंगों का प्रयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, लाल रंग। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर हो गया लाल। तो कहने का मतलब है हम देखते जा रहे हैं कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहने का मतलब हमारा ध्यान उस चैप्टर पे ज्यादा होना चाहिए। और अभी पर्याप्त समय है, खूब मन लगा के डट के पढ़िए। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह क्वेश्चन के डिस्कशन में भाग लेते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में।
आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा, ध्यान रखिएगा, न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आया था। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था और ये करंट को मिलाकर ये क्वेश्चन दे दिया था। मतलब आईआईटी खड़गपुर क्या है, एक बहुत बड़ी संस्था है पश्चिम बंगाल में, सबको पता है। तो वहाँ कुछ रिसर्च चल रहा था इस मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, और वहाँ के रिसर्च के बाद उन्होंने ये बताया था कि सूखे के कारण, यानी कहने का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो उन्होंने अपने रिसर्च में बताया था कि कितने वर्ष सूखा पड़ा होगा धीरे धीरे करके, उससे रिलेटेड इनका रिसर्च चल रहा था। उसी को ध्यान में रख करके आयोग ने क्वेश्चन उस साल पूछ दिया और ऑप्शन क्या सेट किया, 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष, 900 वर्ष। अब पांचों ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस चीज को भी ध्यान रखिए। तो ये करंट का क्वेश्चन था, जब उस समय आप करंट पढ़ रहे होंगे तब इसका आप आंसर करने में सहज हो सकते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसके अनुसार जब ये क्वेश्चन आया था तो उनके रिसर्च के अनुसार पता चला ऑप्शन नंबर डी 900 वर्ष उन्होंने माना है। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे वहां सूखा पड़ रहा था, पानी मतलब कि कम गिर रहा था, जिसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी, जलवायु परिवर्तन हो रहे थे और धीरे धीरे उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। तो उसी को बेस्ड करके इन्होंने एक क्वेश्चन एराइज कर दिया था उस साल, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्यरत था। इस चीज को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए मगध के क्षेत्र में बहुत सारे वंशों का उदय हुआ था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, ये सब मगध के क्षेत्र में विकसित हुए और उन्होंने अपना अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसमें क्या है कि हर्यक वंश सबसे प्राचीन था और उन्होंने उस काल में जो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी वो राजधानी थी राजगिरी। तो मगध का जो क्षेत्र था उसकी सबसे प्राचीन जो राजधानी थी वो थी राजगिरी। इस राजगिरी को गिरिव्रज भी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, गिरिव्रज। कभी कभी गिरिव्रज करके लिख के आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, राजगिरी को ही गिरिव्रज के बारे में बोला जाता है। ये राजगिरी कहाँ है, वर्तमान में नालंदा जिला में पड़ता है यह क्षेत्र, ठीक है। तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी राजगिरी थी, तो ऑप्शन बी होगा, ना कि वैशाली और पाटलिपुत्र, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूजन में पाटलिपुत्र को मार के आ जाएंगे। पाटलिपुत्र जो नगर था बाद में उदयनी नामक राजा ने बसाया था। एक इंपॉर्टेंट तथ्य यहां से जान लीजिएगा कि कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयनी एक राजा हुए थे, उन्होंने पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्रा बोल लीजिए उसकी स्थापना की थी, उसे बसाया था, ठीक है। और ये चंपा जो थी आपको पता है, अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी चंपा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि प्राचीन मगध की जो राजधानी थी वो राजगिरी थी। कंफ्यूजन में कभी पाटलिपुत्र मत मार दीजिएगा, ठीक है। और राजगिरी का पुराना नाम गिरिव्रज है। ऑप्शन बदल के भी दे सकता है, कभी कभी क्या होते हैं पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हो जाता है, बस ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो अछूत आज भी भारतीय समाज में बहुत जगह प्रचलित है, छुआछूत जिसको बोलते हैं सबसे नीचे कास्ट के लोग, तो उन्हें अछूत की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि अब धीरे धीरे गैर कानूनी है। कहा जाता है कि जैसे ऋग्वैदिक काल के समय वर्ण व्यवस्था का कोई प्रचलन नहीं था, जो जहां जन्म लिया जिस पेशे को अपनाया वही पेशा उसका हो जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से हम देखते हैं कि यहां से आपको 4 वर्ण व्यवस्था दिखाई देनी पड़ेगी, जैसे ब्राह्मण, ठीक, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ठीक है। जब इस कालखंड में आते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो ये 4 वर्ण यहाँ से स्टार्ट होते हैं। कभी कभी आता है कि 4 वर्णों की जो कॉन्सेप्ट है, स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल से इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अछूत की अवधारणा कब से विकसित हुई, तो इसका उत्तर होगा धर्मशास्त्र, जिसको सूत्र काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, सूत्र काल। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसी समय से अछूत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। क्या होने लगा कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होने लगे, कई जातियों की उत्पत्ति हुई और उन्हें अछूत की श्रेणी में डाल दिया गया। उन्हीं में से एक जाति का नाम आज याद रखिएगा, रथकार। ठीक, इसकी भी उत्पत्ति इसी समय हुई। सब अछूत वर्ग में आते थे और इसका विकास कब हुआ, सूत्र काल में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। और ये जो अछूत की अवधारणा है सूत्र काल में ही आई है, अर्थात उत्तर आपका धर्मशास्त्र के समय होगा। ऑप्शन हम डी लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परुष्णी। ठीक है। तो 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था वो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है। इसका आंसर होगा परुष्णी नदी। इसके बारे में और जान लीजिए कि परुष्णी नदी को ही क्या बोला जाता है, रावी बोला जाता है। ठीक, इस नदी को ही रावी कहा जाता है वर्तमान में, और एक वैदिक काल में इसको परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। तो 10 राजाओं का युद्ध यहीं लड़ा गया था। हुआ यह था कि 10 राजाओं ने एक ग्रुप बना लिया था और एक दूसरे राजा थे सुदास, वो भरत जन के प्रमुख थे और इन दोनों ग्रुपों के मध्य में लड़ाई हुआ और लास्टली में जो सुदास थे उनकी विजय हुई। ये मान ली 10 राजा इधर हो गए, ठीक है, और एक राजा इधर हो गए सुदास। ये भरत जन के कबीले के प्रमुख थे और इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के किनारे और इनकी विजय हुई थी। तो इसको ऋग्वैदिक काल में 10 राजाओं के युद्ध के नाम से जाना गया है और जीत किनकी हुई थी, सुदास की। इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है। हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित। तो आप लोग को पता होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है। हर मंडल में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं और किसी देवता के बारे में उसमें जिक्र है या फिर बहुत सी पद्धतियों के बारे में जिक्र है। बहुत ही प्राचीन वेद है ऋग्वेद। हमारा जो इतिहास है और जो धर्म है उसमें सबसे जो प्राचीन वेद कहा जाता है, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक। तो क्वेश्चन पूछा कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो जो इसके 9वें मंडल है ना, मंडल ये जो है सोम को समर्पित है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सोम को समर्पित है कौन सा मंडल। तो देखिए 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। यानी गायत्री मंत्र जो हमारे हिंदू धर्म में प्रयोग किया जाता है उसकी चर्चा किस पुस्तक में है। तो ठीक है, तो उसकी चर्चा है उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो उसकी चर्चा है जो हमारा सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद। इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि गायत्री मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि गायत्री मंत्र किस चीज को समर्पित है, तो सूर्य को समर्पित है और इसकी चर्चा ऋग्वेद में संकलित है, उसमें इसकी व्याख्या मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, लोहा, न कि आपसे तांबा या कांसा पूछ रहा है, आयरन के बारे में पूछ रहा है कि कब प्रयोग हुआ था।
तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ कि प्रायः 9000 वर्ष पूर्व हुआ था, प्रायः 12000 वर्ष पूर्व हुआ था, तीसरा ऑप्शन है प्रायः 6000 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग हुआ था, और चौथा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में आया। जो लोहा था, लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में यूज हुआ था, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में, और यह 1000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य इसका टाइम का निर्धारण है कि उत्तर वैदिक काल का टाइम क्या है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य था, और लोहा इस काल के लोग यूज किया करते थे, ना कि 9000 वर्ष पूर्व या 12000 या 6000 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग नहीं था। इसलिए इस चारों ऑप्शन में सबसे उपयुक्त है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको हम बता दिया कि लोहा कब यूज हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इससे पहले भी 9वें मंडल की चर्चा हो चुकी है, क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया है, बस क्वेश्चन देने के डिजाइन में अंतर आ गया है। ठीक है, इस चीज को देखिए। तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, पहला ऑप्शन। उर्वशी और स्वर्ग, तीसरा पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, या चौथा सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो हमारा आंसर होगा डी, सोम। हम पढ़े क्या है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? हम पहले ही बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में सोम की चर्चा है। तो 9वें मंडल में सोम के बारे में और इस पेय पर नामांकित देवता के बारे में चर्चा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और जो सोम था वो आर्यों का एक पेय पदार्थ था, आर्यों का पेय पदार्थ, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, पेय पदार्थ। ठीक, जो सोम की चर्चा हो रही है, आर्यों का एक पेय पदार्थ था सोम, उसके बारे में ही पूरे बृहद रूप से 9वें मंडल में आपका चर्चा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगाज कोई का महत्व किस लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है। दूसरा है मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तीसरा वेद के मूल ग्रंथ की रचना हुई थी यहीं पर। चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा कि बोगाज कोई किसको बोलते हैं, तो बोगाज कोई है कहाँ? तो ये जो बोगाज कोई है, बोगाज कोई, ठीक है, वो एशिया माइनर में, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एशिया माइनर, एशिया माइनर जो कि तुर्की को बोला जाता है। ठीक है, तो वहां एक जगह है बोगाज कोई, और वहीं पर से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन एराइज कर दिया है कि जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उससे किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इन चारों ऑप्शन में जो है ए ऑप्शन सही है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है, ऑप्शन ए। तो बोगाज कोई से क्या मिला है? जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य, वो इंद्र, वरुण, मित्र व नाशत्य के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। ये ऋग्वैदिक काल के क्या थे? देवता थे। तो उसी से आपको क्वेश्चन पूछ दिया है कि बोगाज कोई का महत्व किस लिए है, किस लिए जाना जाता है। तो आप सबसे पहले वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है, इसके बारे में जाना जाता है। किन देवताओं के बारे में? इंद्र, वरुण, मित्र और नाशक। कभी ये भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए इस चीज को भी याद रखिएगा। बोगाज कोई है कहाँ? एशिया माइनर, जो कि वर्तमान तुर्की में पड़ता है। ठीक है मित्रों, इस तरह से हमारा डिस्कशन चलता रहेगा, और अगले वीडियो में हम हिस्ट्री के और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट बाय पार्ट आपके सामने आएगा, और पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करके आपके पास प्रस्तुत किया जाएगा। और क्वेश्चन का डिस्कशन करने का मकसद ये है, सबसे पहले आपको क्लियरिटी आ जाए
क्लियरिटी कहने का मतलब है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमसे बन रहे हैं कि नहीं, हमारी तैयारी किस लेवल की है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। जब क्वेश्चन को आप हल करेंगे और अच्छे से हल हो पा रहा है, इसका मतलब आपका तैयारी जो है वो सही लाइन में चल रहा है। ठीक है, और तैयारी के स्पीड को और बढ़ाइए। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ और आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और हम अगला वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेकर के आएंगे और आगे डिस्कशन जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।